मम्मी, राकेश का एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। राकेश की हालत गंभीर है। कांपते होठों से ऋचा अपनी मां दमयंती जी से बोली। हाँ, हम अभी पहुंचते हैं, बोलकर दमयंती जी ने अपने बेटे दीपक और बहू रानी को सारी बात बताई और वे लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर दमयंती जी ने देखा तो उनके दामाद राकेश बाबू आईसीयू में थे और बेटी ऋचा बहुत रो रही थी। दीपक के पूछने पर ऋचा बोली, भाई, मैं, राकेश और दोनों बच्चे कल रात राकेश के फ्रेंड के बेटे के जन्मदिन की पार्टी से वापस आ रहे थे। तब अचानक दाईं ओर से एक गाड़ी आई और उसने हमारी कार को टक्कर मार दी। मुझे और बच्चों को तो थोड़ी सी चोट ही आई है, मगर राकेश की हालत गंभीर है। 2-3 दिन दमयंती जी और दीपक ऋचा के साथ हॉस्पिटल ही रुके, जिसमें दीपक कभी कभार मेडिकल से दवाइयां ले आता। फिर दीपक को भी ऑफिस जाना था तो वो हॉस्पिटल से घर चला आया और ऋचा के पिता भी एक पांव से अपाहिज थे, तो दमयंती जी भी ऋचा से दामाद जी का ध्यान रखने का बोल घर चली आई। करीबन 6 दिन बाद आज राकेश को होश आया था और उसे घर वालों से मिलने की इजाजत दी गई थी। राकेश को होश में देखकर ऋचा की जान में जान आई, मगर डॉक्टर के कहे मुताबिक अभी राकेश को 8-10 दिन और हॉस्पिटल में रहना था। राकेश के ऑफिस से उसके बॉस उससे मिलने हॉस्पिटल आए और ऋचा को 2 लाख रुपए देकर चले गए। वैसे ऋचा अब तक राकेश की सेविंग्स के 4 लाख रुपए और खुद के गहने बेचकर आए पैसे हॉस्पिटल में भर चुकी थी। राकेश के दोस्तों ने भी 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर ऋचा की मदद की थी। आज राकेश के बॉस ने भी 2 लाख रुपए दिए थे। अब हॉस्पिटल में जमा करने के लिए ऋचा को 3 लाख रुपयों की और जरूरत थी। दरअसल राकेश की हेल्थ इंश्योरेंस अभी 4 दिन पहले ही खत्म हुई थी, जिसे राकेश रिन्यूअल करवाने ही वाला था, मगर बीच में ऑफिस के काम से उसे बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से वो हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा पाया और उसके साथ अकस्मात इतना बड़ा हादसा घट गया। वैसे तो ऋचा ने हॉस्पिटल का अब तक का सारा खर्चा भर दिया था, मगर ये 3 लाख रुपए और भरने के बारे में सोचकर ऋचा परेशान हो गई। अब तक तो उसने अपनी सेविंग्स और गहनों से जुगाड़ कर लिया था और राकेश के बॉस और दोस्तों ने भी ऋचा के मांगने से पहले ही उसकी मदद की थी, मगर अब 3 लाख रुपए और भरने थे। ऋचा को अपने मायके की याद आ गई। वो अपने मायके पहुंची और उसने अपने पापा से 3 लाख रुपए मांगे। पिता गिरधारी लाल जी एक पांव से वैसे भी असहाय थे। उनकी महीने की पेंशन भी उनके बेटे के हाथ में चली जाती थी। वे बोले, बेटा, इस मामले में शायद दीपक ही तेरी कुछ मदद कर पाए। ऋचा अपनी मां दमयंती जी से बोली, मां, सिर्फ 3 लाख रुपयों की बात है, फिर राकेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। आप बात करिए ना भैया से, सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए। दमयंती जी बोली, ऋचा, मैं तो कहती हूं तुझे ये पैसे तेरे ससुराल वालों से मांगने चाहिए। आखिर राकेश जी उनके इकलौते बेटे हैं और यदि तेरे ससुराल वाले पैसे देने से इनकार करे तो केस ठोक देना उन पर। और हाँ, गहने तो तूने बेच दिए, मगर अब अपना फ्लैट बेचने की गलती मत करना। और रही बात दीपक से पैसे लेने की, तो बेटा, दीपक कहां से पैसे देगा? अभी उसे भी आर्थिक तंगी चल रही है। तूने देखा नहीं हॉस्पिटल में भी कैसे तेरा भाई भाग भाग कर जमाई बाबू के लिए दवाइयां ला रहा था। ये सब सुनकर ऋचा की भाभी रानी रसोई से आकर बोली, ऋचा दीदी, 100 आने सही बात कह रही हैं सासू मां। दीपक पर भी अभी बहुत बोझ है जिम्मेदारियों का। ऋचा फटाफट मायके की सीढ़ियों से उतर गई, जिसकी आवाज पिता गिरधारी लाल जी के कानों तक गूंज पड़ी। बेचारे असहाय गिरधारी लाल जी अपनी पत्नी और बेटे का रवैया भली भांति पहचानते थे। पैसों की कोई कमी ना होते हुए भी आज एक सगी मां और सगे भाई ने इस घर की बेटी की मदद करने से इनकार कर दिया था। गिरधारी लाल जी को अपनी बेटी के लिए मन ही मन दुख हुआ, मगर वे लाचार थे, कर भी क्या सकते थे। गिरधारी लाल जी का मन बेटी के लिए बेचैन हो उठा। उनका मन तो कर रहा था कि वे अपनी बेटी को रोक ले, मगर रोक कर देंगे भी क्या? उनके पास उनका अपना था ही क्या? दमयंती जी ने कभी अपने पति की बात मानी कहां थी? हमेशा उनके अपाहिज होने पर उनको उलाहने ही तो देती आई थी वे। बेटे दीपक और दमयंती जी ने मिलकर गिरधारी लाल जी को एक किनारे कर दिया था। जब तक वे कमाते थे तब तक तो उनकी इज्जत थी, मगर उनके रिटायर होने के बाद उनका होना ना होना घर वालों के लिए एक बराबर था। दमयंती जी हर बार गलत बातों में भी दीपक का साथ दिया करती थी। आज बेटे के पैसे खर्च ना हो जाए, इसलिए अपनी ही बेटी को जरूरत के समय दमयंती जी ने पैसों के लिए मना कर दिया था। ऋचा ने आकर नीचे से टैक्सी पकड़ी और उसमें बैठकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
जिस माँ और भाई भाभी के कहे अनुसार ऋचा अब तक चलती आई थी, आज उन्हीं लोगों ने ऋचा की मदद करने से इनकार कर दिया था। ऋचा अच्छे से जानती थी कि उसके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं है और सिर्फ 2-3 बार मेडिकल से दवाई ले आना क्या एक भाई का अपनी बहन के प्रति इतना ही फर्ज होता है, जो आज उसे गिनाया जा रहा था। उस दिन हॉस्पिटल में भी भाई दीपक ने एक बार नहीं कहा था कि कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं मदद कर दूंगा। ऋचा को गांव में रह रहे अपने सास ससुर की याद तो आई, मगर उसने अब तक उन्हें राकेश के एक्सीडेंट की खबर भी तो नहीं दी थी। उसे वो दिन याद आ गए जब उसने राकेश की पत्नी बन ससुराल की चौखट पर अपने कदम रखे थे। ऋचा ने शादी के बाद कभी अपने सास ससुर को इज्जत नहीं दी, क्योंकि वे दोनों गांव से थे। राकेश यहाँ शहर में नौकरी करता था, जहां उसे ऋचा से प्यार हुआ और उसने ऋचा से शादी करने का मन बना लिया। मगर राकेश ने अपनी शादी के बाद अपने माता पिता को भी हमेशा के लिए यहाँ अपने पास शहर बुला लिया था, जो बात ऋचा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ऋचा ने अपने सास ससुर को हर पल नीचा दिखाया, जिसमें उसकी माँ ने उसका बखूबी साथ दिया। दमयंती जी हमेशा ऋचा को यही पट्टी पढ़ाती कि बेटा, उन लोगों को क्या जरूरत है तुम्हारे साथ रहने की, जाकर रहे अपने गांव में, वहां उनका खेती बाड़ी का व्यवसाय है, उन्हें वही संभालना चाहिए। जाने तू कैसे रहती होगी इन देहाती लोगों के साथ। ऋचा भी तो कहां रहना चाहती थी, गांव के इन सीधे सादे लोगों के साथ, और ऐसे में दमयंती जी ने उसे अपने सास ससुर के खिलाफ और अत्यधिक भड़काया। इसलिए तो ऋचा ने घर में कलह क्लेश शुरू कर दिए थे, जिससे सास ससुर हमेशा के लिए वापस गांव चले गए। ऋचा ने राकेश का भी अपने माता पिता से रिश्ता तुड़वाना चाहा, मगर राकेश ने ऋचा का कहा कभी नहीं माना। वो जान गया था उसके माता पिता को ऋचा कभी अपना नहीं पाएगी, इसलिए इन सभी को साथ में रखना उसके बस में ना था। दमयंती जी ने बेटी ऋचा को हमेशा यही समझाया था कि वो जितना अकेली रहेगी उतना ही वो खुश रहेगी। उतने में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, मैडम, आ गया आपका हॉस्पिटल। ऋचा अपने विचारों से एकदम से बाहर आई और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो राकेश दोनों बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे, पापा आप जल्दी ठीक हो जाइए, आप घर कब आएंगे? राकेश बोला, बस बेटा, जल्दी ही हम सभी घर चलेंगे। राकेश ऋचा को देखते ही बोला, ऋचा, तुमने मेरे मम्मी पापा को मेरे एक्सीडेंट की खबर दी या नहीं? ऋचा बोली, कहीं उन्हें इस उम्र में कोई झटका ना लग जाए, इसलिए मैं खुद गांव जाकर उन्हें यहां लाना चाहती हूं। मैं जानती हूं आप अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हैं, आपकी हालत में अभी काफी सुधार है, इसलिए मैं खुद जाकर आपके माता पिता को यहां लेकर आऊंगी, आप चिंता मत करिए। राकेश बोला, मगर यहां से तुम्हें हमारे गांव जाने में 5 घंटे लग जाएंगे ऋचा, और तब तक बच्चे कहां रहेंगे? ऋचा बोली, अपनी बगल वाली भाभी से मेरी इस विषय में बात हो गई है, वे हमारे बच्चों को एक दिन संभाल लेंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें लाने निकल जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ऋचा टैक्सी से अपने सास ससुर के गांव के लिए निकल गई। ऋचा घर पहुंची तो देखा घर में सास गोदावरी जी घर के काम कर रही थी। गोदावरी जी ऋचा को देखते ही बोली, अरे बहू, आओ आओ, तुम अकेली आई हो क्या? राकेश कहाँ है? ऋचा ने पहुंचते ही अपनी सास को राकेश के एक्सीडेंट की खबर दी। उनका ये सुनकर दिल ही बैठ गया और वे पड़ोस वाले छोटू को बुलाकर बोली, जा छोटू, राकेश के पिताजी को खेतों से बुला ला और कहना राकेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है, और हाँ, जरा धीरे से ये खबर देना, अब उनकी भी उम्र हो गई है, कहीं ये खबर सुनकर उनके दिल को धक्का न लग जाए। थोड़ी ही देर में छोटू गिरधारी लाल जी को बुलाकर ले आया और ये खबर आग की तरह पूरे गांव भर में फैल गई। गिरधारी लाल जी आते ही बोले, गोदावरी, तिजोरी में कम से कम 2 लाख रुपए होंगे, वो ले लो। गोदावरी जी बोली, और मेरे गहने किस दिन काम आएंगे, वो भी ले लेती हूँ। ऋचा आज एक माता पिता का अपने बेटे के लिए ऐसा अद्भुत प्यार देख पा रही थी, जिसे उसने अपने मायके में कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। गिरधारी लाल जी और गोदावरी जी खुद भी उतने पैसे वाले नहीं थे, मगर उन्होंने सारे पैसे और गहने लिए और ऋचा के साथ आकर टैक्सी में बैठ गए। उन दोनों का ये प्यार देखकर ऋचा जोर जोर से टैक्सी में ही रोने लगी। गोदावरी जी बोली, ऋचा बेटा, तुम अपने माता पिता की कसम खाकर बताओ कि राकेश ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसे रोते देख मेरा दिल एकदम से बैठा जा रहा है। ऋचा बोली, मम्मी, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहती हूँ कि राकेश अब ठीक है। मम्मी पापा,
मैंने जो आप लोगों के साथ बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। गिरधारी लाल जी और गोदावरी जी बोली, बेटा वो सब पुरानी बातें तो हम कब की भूल चुके हैं। अभी तो बस एक बार राकेश को देख ले, फिर चैन आए। ऋचा के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसने अब तक कुछ खाया नहीं है। गोदावरी जी बोली, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं, जल्दी जल्दी में तुझे कुछ खाने को भी कहना भूल गई। ऋचा एक काम कर, रास्ते में टैक्सी रुकवा और तू कुछ खा ले। ऋचा बोली, नहीं माँ, मुझे तो बस आज आपकी गोद में सिर रखकर सोने दो। आज मैं समझ चुकी हूँ माँ की ममता क्या होती है। अब तक जो स्वार्थ रूपी चश्मा मेरी आंखों पर पड़ा था वो आज उतर गया है। ऋचा गोदावरी जी की गोद में अपना सिर रखकर सो गई। थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल आ गया। राकेश अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। ऋचा ने बची हुई रकम हॉस्पिटल में जमा करवाई और कुछ ही दिनों में राकेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। सभी लोग घर आकर एक साथ रहने लगे। गोदावरी जी के आने से ऋचा को हर काम में बहुत मदद मिल रही थी और राकेश की तबीयत में भी जल्दी जल्दी सुधार हो रहा था। आज ऋचा को अपने मायके और ससुराल में फर्क समझ आ गया था। जिस मायके के दम पर ऋचा इतना इतराती थी, जरूरत पड़ने पर उन्हीं मायके वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक माँ ने ऐसे समय में अपना पल्ला झाड़ लिया था, वहीं दूसरी माँ ने ऐसे समय में उनका साथ दिया था। ऋचा सोच रही थी, काश वो कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आई होती तो उसका बसा बसाया घर नहीं उजड़ता और ना वो सास ससुर को इतने ताने देती। आज यही सास ससुर बेटे बहू के काम आए, जबकि एक समय पर ऋचा ने उनका खूब अपमान किया था। राकेश अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ऋचा के सास ससुर वापस गांव जाने की तैयारी शुरू करने लगे। तब ऋचा बोली, माँ जी, पिताजी, यदि आप लोग वापस गांव जाकर रहने की बात करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। वैसे भी इन महीनों में बहू से इतना स्नेह उन्हें मिला था कि गांव तो वे लोग भी नहीं जाना चाहते थे, मगर राकेश के एक्सीडेंट की ऐसी खबर सुनकर सब कुछ बिखरा हुआ ही छोड़कर चले आए थे। गोदावरी जी बोली, बेटा हम लोग वापस जरूर आएंगे। तुझे तेरी गलतियों का पछतावा हुआ, हमारे लिए यही काफी है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर माँ बेटी को सही सलाह ही देती है। कुछ माँ अपनी बेटी की घर गृहस्थी में आग लगाने का काम भी करती है। इसलिए हो सके तो कभी अपनी बेटियों को उनके ससुराल के लिए गलत सलाह ना दे, उनकी गृहस्थी में अपनी टांग ना अड़ाए। इस कहानी में तो बहू को अपने सास ससुर की कद्र हो जाती है, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा बहुओं को अक्ल आ जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।